CH2 5 COOH NH2। यहां से ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, CO को OH मिल जाएगा और NH को एक H NH2। एक साइड पे COOH बन गया और एक साइड पे बन गया NH2। तो वी आर गेटिंग दिस कंपाउंड. This is called 6-amino hexanoic acid. It is also called omega amino caproic acid. क्योंकि कैप्रोलैक्टम से बना था इसलिए इसको कैप्रोइक एसिड भी कहते हैं. अब ये पॉलीमराइज होगा, इट विल पॉलीमराइज to give us CH2 बट एसिड का OH चला जाएगा और नाइट्रोजन वाले पार्ट का H, और ये दोनों साइड्स पे जुड़ते रहेंगे, एन टाइम रिपीट होते रहेंगे. तो ये बन गया हमारा नाइलॉन 6. ये एसिड किसी और अमाइनो के साथ, ये अमाइनो किसी और एसिड के साथ, ठीक है, एक मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ते रहेंगे. तो वी गेट फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 6. ओमेगा हाँ जी बेटा, आप जा सकते हैं बेटा, आपकी मर्जी. अभी तो 10 मिनट पड़े हैं 5 बजने में. गार्गी ने तो ऑटो पे जाना है इसलिए वो जा रही है शायद, लेकिन आपने तो ऑटो पे नहीं जाना, आप चुपचाप बैठे रहो. सेम ऑटो पे जाना है. गार्गी पठानकोट वाले ऑटोज का टाइम फिक्स्ड है ना, वो ऑटो लेने आते हैं. आपके ऑटो का टाइम फिक्स नहीं है, आप चुपचाप बैठे रहो. हाँ, आप टाइम फिक्स करा लो, फिर आपको भेज देंगे. अरे नाइलॉन 6 इज क्लियर. लास्ट नाइलॉन इज नाइलॉन 2,6. लास्ट नाइलॉन हमारे पास है नाइलॉन 2,6. बेटा नाइलॉन 2,6 जो है दैट इज गोइंग टू बी अ बायोडिग्रेडेबल नाइलॉन. बायोडिग्रेडेबल नाइलॉन. इसमें 2 कार्बन एक में है और 6 कार्बन दूसरे मॉलिक्यूल में. नाइलॉन 2,6 में 2 और 6 की यूनिट्स हैं. वी हैव 2 and 6 यूनिट्स. जब हम 2 कार्बन की यूनिट बनाएंगे तो एसिड और NH2 दोनों रखेंगे. दिस इज कॉल्ड ग्लाइसिन. और 6 कंपाउंड 6 कार्बन वाले में NH2 और एसिड. तो बेटा ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये नाइलॉन 6 जैसा ही था. तो ये है सेम 6-amino caproic acid. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वाटर इज रिमूव्ड और जो पॉलीमर बना वो था CH2 CONH CH2 5 times COOH निकाल देंगे. इधर से NH बचेगा और एक H चला जाएगा. N times repeated and we get nylon 2,6. So this is about the nylon 2,6. इसमें जो ग्लाइसिन है ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है. ग्लाइसिन जो है दिस इज अमाइनो एसिड, अल्फा अमाइनो एसिड. ये हमारी बॉडी में भी बनता है और एक अच्छा अमाइनो एसिड है जो कि बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाता है. इस ग्लाइसिन की वजह से ये बायोडिग्रेडेबल है. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्लाइसिन को खत्म कर सकते हैं, इसलिए वो इस पॉलीमर को भी डाइजेस्ट कर पाते हैं.
तो दिस इज गोइंग टू बी नाइलॉन्स. वी हैव फिनिश्ड विद द टॉपिक नाइलॉन्स. 4 तरह के नाइलॉन्स हमारे सिलेबस में थे. वी हैव फिनिश्ड विद. नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन, that is going to be resins. Resins are, फर्स्ट हमारे पास है फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन. पहले हम करने जा रहे हैं फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन. Phenol formaldehyde resin is also named as bakelite. बेटा phenol plus HCHO formaldehyde, we get reaction between the two, leading to the formation of CH2OH at ortho and para position. ये रिएक्शन आप पहले भी कर चुके हो इन योर चैप्टर फिनोल. आपके पास HC डबल बॉन्ड OH है, ये O नेगेटिव और ये कार्बन बेंजीन पे अटैक कर सकता है. CH2O नेगेटिव और वहां से एक HO पे चला जाएगा. इट इज CH2OH. दिस इज द मोनोमर. ये हमारे पास मोनोमर्स हैं. अब ये पॉलिमराइज होंगे. अगर तो 3 डायमेंशनल पॉलीमर बना तो वो बेकेलाइट है. और इन केस वी आर हैविंग लीनियर पॉलीमराइजेशन, लीनियर पॉलीमर, तो वो कहलाएगा नोवोलैक. लीनियर पॉलीमर का मतलब सिर्फ इतना है कि CH2OH एंड फिनोल, अगेन OH CH2OH, बेंजीन का H और एल्कोहल का OH, वाटर निकल जाएगा एंड वी गेट पॉलीमराइजेशन. अगेन बेंजीन का H, फिनोल का OH इसमें कभी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. आपको समझ आना चाहिए क्यों, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर इज देयर. फिनोल का OH इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था. ये CH2 और इस तरह से ये अब रिएक्ट करते रहेंगे. अगर लीनियर स्ट्रक्चर बन जाए तो लीनियर स्ट्रक्चर बेटा तभी बन सकता है जब यहां तो आप सिर्फ ऑर्थो वाले मोनोमर लो या सिर्फ पैरा वाले. अगर आपने दोनों मोनोमर्स ले लिए तो in that case we get 3 dimensional polymeric structures. 3 dimensional polymeric structure में एक दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा फिर आगे जुड़ता चला जाएगा, नीचे भी जुड़ रहा होगा वो, एंड सो ऑन. और इस तरह से एक 3 dimensional सा स्ट्रक्चर हमें नजर आता रहेगा. तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इफ फॉर्म, तो हम कहेंगे दिस इज बेकेलाइट. तो बेकेलाइट तो 3 डायमेंशनल है, यानी चारों तरफ वो एक ऊपर नीचे आगे पीछे सब जुड़ता रहेगा, तब तो वो बन गया 3 डायमेंशनल बुक बेकेलाइट. और अगर लीनियर बनता रहा तो इट इज गोइंग टू बी नोवोलैक. दैट इज फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन. मेरा बेकेलाइट में साफ दिख रहा है कि स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ रहे हैं. जब स्ट्रैंड्स आपस में जुड़ रहे हैं तो ये बनेगा क्रॉस लिंक्ड. एक स्ट्रैंड दूसरा स्ट्रैंड आपस में जुड़ा हुआ है तो नेचुरल है ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होगा. अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा क्रॉस लिंक्ड तो नेचुरल था कि ये हाई डेंसिटी होगा, सॉलिड होगा और थर्मोसेटिंग था. थर्मोसेटिंग यानी आप हीट करोगे तो ये बॉन्ड्स और भी स्ट्रांग होते जाएंगे और ये हार्ड होता जाएगा. थर्मोसेटिंग, गर्म करने पे सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है. हमने एक कैटेगरी अब तक की है फाइबर्स, एक अब तक मैंने सेकंड बताया आपको थर्मोसेटिंग. सेकंड एग्जांपल हमारे पास है मेलामैक और मेलामाइन. मेलामाइन
फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। जितने भी रेजिन है ये सारे फॉर्मेल्डिहाइड के यूज से बनते हैं। इट इज मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। हाँ जी जी, बैकेलाइट क्रॉस लिंक्स किस में बन रहे हैं? हाँ जी बेटा, आपके पास मेलामाइन इज नथिंग एल्स। मेलामाइन क्या है? मेलामाइन एक बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें ऑल्टरनेट नाइट्रोजन्स हैं और जितने भी 3 कार्बन थे उन तीनों कार्बन पे एक एक NH2 है। बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर जिसमें 3 नाइट्रोजन्स हैं ऑल्टरनेटिवली और कार्बन के ऊपर NH2 लगा हुआ है। अगर हम इसमें फॉर्मेल्डिहाइड डाल दें तो ये दोनों कॉम्बिनेशन के बाद बनाएंगे मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। फिर मेलामाइन और फॉर्मेल्डिहाइड आपस में कंबाइन करते हैं तो इट इज गोइंग टू बी HCHO, C डबल बॉन्ड OH। ये पॉजिटिव कार्बन इस नाइट्रोजन पे अटैक करता है। We get formation of CnH2। सॉरी बेटा, इस पे नहीं, ये पॉजिटिव का इस अमीन वाले नाइट्रोजन पे अटैक करना है, बेंजीन वाले पे नहीं, ठीक है। NH C NH CH2OH। Aromatic ring-like structure is there. The aromaticity is maintained. बेटा नाइट्रोजन का H इसलिए मिटा दो क्योंकि आपने एरोमेटिक बनाना है तो डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर ये ऐसे दिया हुआ है हमने ऑल्टरनेट, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी वैसे ही पूरी हो जाएगी। अब आपके पास ये जो बना है NHCH2OH, इसका OH रिएक्टिव है, ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल का NH2 रिएक्टिव है। अगर मैं एक और यूनिट बनाऊं और यहां पे NH2 बना दूं तो यहां पे क्या निकल जाएगा? वाटर। इट मीन्स वी आर हैविंग पॉसिबिलिटी ऑफ कंडेंसेशन। तो यहां पे हमारे पास कंडेंसेशन की पॉसिबिलिटी थी और ये कंडेंसेशन वाटर निकल जाएगा तो ये दोनों यूनिट्स आपस में ज्वाइन कर गई। तो आपके पास ये दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ सकते थे बाय कंडेंसेशन बिटवीन OH एंड NH2।
जैसे ये दोनों ज्वाइन करेंगे तो अब जो आपका पॉलीमर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी लाइक रिप्रेजेंटेशन इज लाइक आप कहोगे NC ऑल्टरनेट। C पे NH2 था, यहां से एक H चला जाएगा, इस C पे NH2 था, एक H जा सकता है, इस C पे NHCH2OH था जो कि चला गया, और अब ये तीनों साइड्स पे एक्सटेंड होता रहेगा। अब आप बताओ अगर तीनों साइड पे एक्सटेंड होता रहा, इधर भी चेन बढ़ती गई, उधर भी चेन बढ़ रही है, नीचे भी चेन बढ़ रही है, तो 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बनेगा। वी गेट 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इससे भी आपको थर्मोसेटिंग ही मिलेगा, यानी मेलामाइन जो है वो भी थर्मोसेटिंग पॉलीमर है। मेलामाइन की क्रॉकरी आप सबने यूज की है घरों में, जो अनब्रेकेबल प्लेट्स चलती थी पहले मार्केट में बहुत, जब मार्केट में लॉन्च हुआ था मेलामाइन प्लेट्स का, तो उनको कहा करते थे अनब्रेकेबल प्लेट्स या अनब्रेकेबल डिनर सेट। तो दुकान पे जब जाते थे बेटा वो पटक पटक के प्लेट्स नीचे फेंकते थे और आपको ये कहते थे कि टूटेगा नहीं, इट्स अनब्रेकेबल। लेकिन आप जब घर में उसे यूज करते हो तो आप ये सर्च करते हो कि हमने 6 महीने से यूज कर रहे थे, अचानक एक दिन हमने कुछ गर्म खाना खाया, उसमें वो क्रैक हो गई है, टूट गई। तो वो अनब्रेकेबल दुकान पे तो नहीं टूटती थी, आपके घर पे आने पे वो क्यों टूट गई? तो उसका रीजन था व्हेन वी यूज इट, तो यूजेज में उसमें जब हम गर्म खाना डालते हैं तो उसका टेम्परेचर कभी इंक्रीज हो रहा है, कभी डिक्रीज हो रहा है, और वो हार्ड होती जा रही है। जैसे जैसे वो हार्ड होती जाएगी तो वो ब्रिटल हो जाएगी, और ब्रिटल होने के बाद जब आप उसे नीचे गिर जाती है आपसे, या आपने नीचे रख दी, या आपने थोड़ा सा जोर से फेंक दी, तो वो टूट जाती है। तो उसका रीजन है कि वो थर्मोसेटिंग है, यूज करने से वो हार्ड होती जाएगी और टूटने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। इसीलिए कुछ लोगों को ये भी शिकायत होती है कि हमने डिनर सेट लिया, हमने यूज भी नहीं किया, 1-2 बार ही यूज किया, अभी पढ़ाई हुआ था कि वो अपने आप क्रैक हो गया। तो रीजन ये होता है जब आपने 1-2 बार यूज करके उसे रख भी दिया, इवन देन 2-3 बार के यूज में भी वो हार्ड तो हो ही गई थी और उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ दैट मेलामाइन कि वेदर इट विल बी क्रैक्ड और नॉट। ठीक है, तो दैट इज अबाउट मेलामाइन क्रॉकरी और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही जो है वो अनब्रेकेबल है बट नॉट रिसाइकलेबल, इनको रिसाइकल नहीं कर सकते। यानी अनब्रेकेबल प्लेट्स को आप मार्केट में बेचने जाओ तो कबाड़ी वाला उसका 1 रुपया भी नहीं देगा आपको। पूरा डिनर सेट नया का नया भी लेके चले जाओ, दे विल नॉट गिव यू इवन अ सिंगल पेनी आउट ऑफ इट। ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि वो नॉन रिसाइकलेबल है, उसको भी अपने घर में ही यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज उसको कोई फायदा नहीं उसको खरीदने का। ठीक है जी, ये आपके पास थे 2 पॉलीमर। लास्ट रेजिन मैंने लिखवाया था यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। बेटा यूरिया है NH2CONH2। अगर हम इसमें फॉर्मेल्डिहाइड डालेंगे तो आप भी समझ जाते हो, क्योंकि अब तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि NH2CONHCH2OH बन जाएगा। जैसे पहले NH2CH2 से रिएक्ट कर रहा था, वैसे ही ये कार्बन अब इस नाइट्रोजन पे जाएगा। एंड पॉलीमराइजेशन पे आपको मिलेगा एक तरफ NH, फिर CO, NH, CH2 और ये N टाइम्स रिपीट होगा। ये भी थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। दिस इज ऑल अबाउट योर रेजिन्स। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स मैंने आपको साथ में ही करा दिए थे, नाइलॉन 26 एंड PHBV। ठीक है, 2 ही बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर अब तक हम बना पाए हैं।
नोट कर लिया सबने? अब बेटा एक क्लासिफिकेशन आपके एनसीईआरटी में गिवन है, दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसमें से एक एग्जांपल है इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स होते हैं वो पॉलीमर्स जिनमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, दे हैव इलास्टिक स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी। उनको खींचो तो स्ट्रेच करने पे वापस अपनी जगह पे आ जाती हैं। ऐसे पॉलीमर्स में एग्जांपल हमारे पास है रबर। रबर इज इलास्टोमर। अगर इलास्टोमर की बात करें तो इलास्टोमर्स में वीक इंट्रोमोलिकुलर फोर्सेस आर देयर, क्योंकि उनमें इंट्रोमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती है, इसलिए हम स्ट्रेच कर पाते हैं, खींच पाते हैं, और खींचने से वो अलग हो जाती हैं। फिर जब छोड़ते हैं तो थोड़ी सी वो वापस आ जाती हैं, तो हमें लगता है कि इलास्टिसिटी इज देयर। आपके पास नेचुरल रबर की इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए हमने ऑप्शन लिया था वल्केनाइजेशन। व्हाट इज वल्केनाइजेशन? बेटा नेचुरल रबर को अगर सल्फर के साथ हीट करें, मिक्स करके हीट करें हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे, तो वी गेट सल्फर लिंकेज। सल्फर लिंकेजेस आर फॉर्म बिटवीन रबर। तो नेचुरल रबर का अगर ये पॉलीमेरिक चेन है, ये दूसरा उसका पॉलीमेरिक चेन है, तो वहां सल्फर लिंकेज बन जाते हैं। ये जो सल्फर लिंकेजेस हैं, ये वल्केनाइजेशन की एक आउटकम है। इस सल्फर लिंकेज से नेचुरल रबर की इलास्टिसिटी इंप्रूव हो जाती है, वो बढ़िया प्रॉपर्टीज शो कर पाती है। ठीक है, तो दैट इज अबाउट नेचुरल रबर एंड वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये कहेंगे बूना एस इलास्टोमर है, तो इसका प्रूफ आपके पास है। मैंने कहा था बूना एस इज यूज्ड इन बबल गम, च्युइंगम। तो च्युइंगम में वो च्यू करते हैं, उसे खींचा जा सकता है, ये आपने सबने किया होगा, तो खींचा जा सकता है, वो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इलास्टिसिटी इज देयर, बूना एन इज अनदर एग्जांपल। अगला दिया हुआ है क्लासिफिकेशन में फाइबर्स मैंने आपको बताया जो फाइब्रस सा लुक देते हैं, जो फाइब्रस होते हैं, लॉन्ग चेन फाइबर्स आर देयर, जैसे नायलॉन्स हो गए, सारे फाइब्रस हैं, पॉलिएस्टर्स हैं, तो सारे फाइबर्स हैं। फाइबर्स में इलास्टिसिटी नहीं होती। नायलॉन की रस्सी को आप खींच के लंबा नहीं कर सकते। ठीक है, तभी उससे कपड़े सूखने के लिए नायलॉन की रस्सी जो बांधते हैं, अगर ऐसा होता कि कपड़े डाले और वो इलास्टिक होता तो कपड़े तो नीचे जमीन पे लग जाते। तो देयर इज नो इलास्टिसिटी इन देम, दे आर नॉट इलास्टिक। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गए नायलॉन्स एंड पॉलिएस्टर्स। थर्मोप्लास्टिक एक वर्ड यूज किया गया है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। बेटा थर्मोप्लास्टिक मींस हीट करने पर जो सॉफ्ट हो जाए, प्लास्टिक बन जाए। ठीक है, अगर हीट करने पे कोई चीज प्लास्टिक बन जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, तो उसे रिसाइकिल किया जा सकता है। और रिसाइकिल हम किनको कर पाते हैं? हम पॉलीथीन को रिसाइकिल कर पाते हैं, ये आपको पता है। तभी पॉलीथीन के बैग वो कबाड़ी वाला खरीद लेता है, या आपने नोट किया होगा रैग पिकर्स जो है वो सारे पॉलीथीन के बैग्स को इकट्ठा करते रहते हैं। दे कैन रीसेल इट, उसे बेच सकते हैं, क्योंकि वो रिसाइकिल हो जाते हैं। उनको पिघला के दोबारा से नए पॉलीथीन बनाए जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उनको पिघला के पॉलीमर बनाते हैं, पॉलीथीन बनाते हैं, तो उसकी ग्रेड कम हो जाती है। फर्स्ट ग्रेड पॉलीथीन को जब रिसाइकिल करते हैं तो सेकेंड ग्रेड पॉलीथीन बनता है, अगेन थर्ड ग्रेड पॉलीथीन, तो उसकी क्वालिटी डिप्रूव होती जाती है। दैट इज नॉट सेफ फॉर यूजिंग फॉर हैविंग एडिबल आइटम्स। जो फर्स्ट ग्रेड प्लास्टिक है उसमें आप खाना भी डालो तो इट्स नॉट वेरी बैड, हार्मफुल इफेक्ट कोई नहीं होगा। लेकिन जब आप काले से पॉलीथीन लेके आते हो मार्केट से, जो सब्जी वाले देते हैं, वो जो काले रंग के पॉलीमर है वो थर्ड ग्रेड के प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, वो थर्ड कैटेगरी के होते हैं, इसलिए उसमें फूड को रखना सेफ नहीं होता। उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल जा चुके होते हैं जो आपके फूड की प्रॉपर्टीज को कैंसरस बना देते हैं। दैट कैन बिकम कैंसरस। ठीक है, तो दैट थर्ड ग्रेड प्लास्टिक इज नॉट सेफ फॉर स्टोरिंग फूड। उसके बाद आपके पास है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। मेरे ख्याल से थर्मोसेटिंग अब आपको समझ आ गया होगा, काफी बार बता दिया मैंने, हीट करने पे जो हार्ड हो जाते हैं। दैट इज अबाउट थर्ड क्लासिफिकेशन। वी आर फिनिश्ड विद द चैप्टर पॉलीमर्स। ठीक है बेटा जी, तो पॉलीमर्स का ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब आप इसमें जितने भी पॉलीमर्स हैं इसके क्वेश्चंस हैं 20 क्वेश्चंस आर गिवन एट द बैक एक्सरसाइज। ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, कोई डाउट हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है जी, तो पॉलीमर्स आपका चैप्टर कवर अप हो गया। बायोमोलिक्यूल्स, अभी हमने क्या किया, डिटर्जेंट्स कर लिया था, अमाइनो एसिड्स तो भी नहीं किया ना। ओके, यानी अब हमारा सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स का टॉपिक रह गया। ठीक है, तो ये हमारा एक चैप्टर खत्म हो गया, पॉलीमर्स। ओके जी, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर द क्लास। हाँ जी बेटा, एग्जाम में कितने पास का होता है?
ये 3 मार्क्स का चैप्टर है बच्चे।